आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीजी कॉलेज नाहन में रक्तदान शिविर। झारखंड में छात्रों पर कार्यवाही को लेकर डॉक्टर राजू बिंदल का कांग्रेस पर हमला। शिमला ग्रामीण के 18 से अधिक रूटों पर दौड़ेगी नई इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल में मॉनसून का कहर, 173 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश NSUI के आंतरिक संगठनात्मक चुनाव 24 अगस्त से शुरू। ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज। पेंशनर्स की मांगों पर मुख्यमंत्री के आश्वासन से आश्वस्त हुए प्रदेश के पेंशनर्स। अब समाचार विस्तार से। शिमला ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के पुराने बस स्टैंड से शिमला ग्रामीण क्षेत्र के 18 से अधिक रूटों के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शिमला गवाही धामी रूट के लिए पहली इलेक्ट्रिक बस को रवाना किया गया। नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शिमला ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने की मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में 18 से अधिक रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बस सेवा शुरू होने से शिमला शहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने के लिए परिवहन का एक नया सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा। खासकर विद्यार्थियों, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, व्यापारियों तथा रोजाना शिमला आने जाने वाले आम यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक बसों को शिमला ग्रामीण क्षेत्र के 18 से अधिक रूटों पर संचालित किया जाएगा। इन बसों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को शिमला शहर से बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। नियमित बस सेवा उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों को शिमला आने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। विशेषकर सुबह और शाम के समय बस सेवा का लाभ विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिमला शहर का रुख करते हैं। इस अवसर पर शिमला गवाही धामी रूट के लिए पहले इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बस के संचालन से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। के इलाके के विकास कार्यों को आगे करवाना हमारा दायित्व है। मगर निश्चित तौर से जो हमारा अपना निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहाँ के लोगों को सुविधाएं दिलवाना बतौर मंत्री भी और बतौर क्षेत्र का विधायक होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को हर सुविधा वहाँ पे मिले। आज मुझे खुशी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में करीबन 650 करोड़ के विकास कार्य चले हुए हैं। सड़कों के निर्माण कार्य, बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य, अलग अलग भवनों के निर्माण कार्य। और एक कमी जो काफ़ी समय से हमारे क्षेत्र में चली हुई थी कि काफ़ी समय से बसों की समस्याएं हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा थी। आप जानते हैं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल शिमला के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। बहुत लोग यहाँ पे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो हमारे शिमला, जिनका रोज़ का आना जाना है, रोज़ उनका यहाँ पे काम है। और हमारे बागवान हैं, किसान हैं जो रोज़ यहाँ पे सब्जियाँ, दूध आदि सामान लेके आते हैं। उस दृष्टि से लगातार ये मांग हम कर रहे थे कि हमको इस इलाके में बसों की कमी है, उसको हमें मजबूत करना है। मैंने इस विषय को प्राथमिकता पे जो हमारे बड़े भाई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके समक्ष रखा, उनसे मैंने चर्चा करी और मैं उनका विशेष रूप से मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए, शिमला ग्रामीण के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो यहाँ के लिए स्वीकृत करी है, जिसमें से आज पहले चरण में
हमने 18 बसों के रूट के ऊपर इनको चलाने की हरी झंडी यहाँ से दिखाई है। जो हमारा टूटू क्षेत्र का जितने भी पंचायतें हैं उनको इससे लाभान्वित मिलेगा, लाभान्वित होंगे। और अगले ही फेज़ में बहुत जल्द जो हमारा सुन्नी का इलाका है, जहाँ पे हमारा बस स्टैंड भी है, राजा वीर भद्र सिंह जी ने वहाँ पे एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड वहाँ पे दिया है। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आने वाले समय में सब डिपो के अंदर जो है वो बनाया जाए। और वहाँ पर भी करीबन 14 बसें जो ऑलरेडी स्वीकृत हो चुकी है उनको वहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा जो है वो मिले। एक इसमें छोटा सा हैंडीकैप ये है कि इसमें जो 150 किलोमीटर का इसका राइडर है कि जहाँ जब चार्जिंग हो जाती है तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये नहीं जा सकती, वापस इसको आना पड़ता है। तो जो थोड़े दूर के रूट है, जहाँ पे हमारे कुछ दूर दराज के इलाके भी है, उनकी भी मांगे थी कि वहाँ पे बसें आनी चाहिए, मगर इलेक्ट्रिक की उसमें बसें की थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो उसको हम दूसरे जो डीजल की हमारी बसें हैं वहाँ पे उनको कॉम्पनसेट करेंगे, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी कोई समस्या ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये आज एक बहुत अच्छा दिन है और एक अच्छी शुरुआत हुई है। और करीबन 30, जैसा मैंने आपको कहा कि 30 इलेक्ट्रिक बसेस जो आज जिसका यहाँ पे विधिवत शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का, हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और एक जो हमारा शिमला शहर के साथ लगती जितनी पंचायतें हैं और हमारे जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे लोगों का बहुत समय से जो है वो टैक्सीज़ का एक मांग रही है कि CTO तक आनी चाहिए। वो केवल शिमला ग्रामीण का मसला नहीं है कि जो साथ लगते हुए पंचायतें हैं उन्होंने जो शिमला रोज़ आना है उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से भी हम पूरा कार्य कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से जो ये 30 बसें आज यहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है, उसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर PG कॉलेज नाहन में रोटरी क्लब नाहन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, समाज सेवा की भावना को मजबूत करना, जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग देना रहा। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों, युवाओं और अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रोटरी क्लब नाहन के आयोजकों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की क्षमता, जिम्मेदारियों, समाज में की भूमिका को रेखांकित करने का अवसर है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जा सके और उन्हें मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया जा सके। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसके माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और अन्य जरूरतमंद लोगों के उपचार के लिए रक्त की आवश्यकता रहती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रक्त की उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर में रक्तदान करने पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। कई विद्यार्थियों ने पहली बार रक्तदान किया, जबकि नियमित रक्तदाता भी शिविर में पहुंचे। आयोजकों ने रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और लोगों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति चिकित्सकीय जाँच के बाद सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और नियमित अंतराल पर रक्तदान करने से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है। आज जैसे कि आप लोगों को विदित है कि आज विश्व युवा दिवस है और सभी विश्व के युवाओं को जो है ये असीमित साहस, जोश और ऊर्जावान के लिए जो है आज का दिवस समर्पित है। इस उपलक्ष्य में रोटरी क्लब नाहन, मिस्टर संदीप शर्मा जी और उनकी टीम, मिस्टर संदीप जैन जी, उनकी टीम और डॉक्टर विवेक ठाकुर जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाहन और मेडिकल की टीम यहाँ पे जो है उपस्थित रही है। और इनर व्हील जो क्लब नाहन है उनका आज के जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें बड़ा योगदान रहा है। सभी युवाएं, जितने भी यहाँ पे युवा है, सभी ने बड़ा जोश और उत्साह देखने को उनका मिल रहा है और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लगभग 10 से 11 युवा अभी तक जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आज का दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि युवाओं के लिए एक संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था कि युवा उठो, जागो और तब तक काम करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो आज का जो संदेश है वो सारा आज के जो समाज के हमारे युवा है
उनको आज का दिवस जो है समर्पित है। और उनसे ये भी निवेदन साथ साथ में करते हैं कि युवा जो है अपने ऊर्जामान और साहस के साथ जो है आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार के नशे इत्यादि से भी दूर रहें। साथ साथ ये रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब का जो कंबाइंड एफर्ट्स है उनका इस ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान ये भी एक संदेश रहेगा। विश्व युवा दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब नाहन और इनर व्हील क्लब नाहन के जॉइंट एफर्ट्स के साथ मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, जिसमें हमारा ब्लड डोनेशन का जो लक्ष्य है लगभग 50 से 60 यूनिट का है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमांडेंट साहब टी आर शर्मा जी का, प्रिंसिपल सर गवर्नमेंट कॉलेज के और मेडिकल टीम का, और हमारे सीनियर मेंबर सारे रोटरी मेंबर्स का धन्यवाद। और स्पेशली हमारे जो डिस्ट्रिक्ट से हमारे मेंबर आए हुए हैं संदीप जैन जी का, जो हमारे छोटे से आग्रह पर स्पेशल आए हैं, पूरी टीम का और मीडिया बंधु आप सबका धन्यवाद। आज युवा दिवस पर युवाओं का जोश देखकर ब्लड डोनेशन के लिए हमें बहुत प्रेरित करता है। हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, वो देश के अच्छे नागरिक बने, यही हमारी कामना है। थैंक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने झारखंड की राजधानी रांची में रोजगार भर्ती प्रक्रिया और अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्यवाही को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए कहा कि भाजपा झारखंड के युवाओं और छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि रांची की सड़कों पर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों की ओर से छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि देश का युवा रोजगार भर्ती प्रक्रिया और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं उठा सकता तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नजर में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी युवाओं की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है, न कि उनकी आवाज को दबाना। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है और इंडी गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से रांची की सड़कों पर बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई और ऐसी कंटीली तारें वहां पर बिछा करके जैसे आतंकवादियों को रोका जाता है उस प्रकार का व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ किए गए इस प्रकार के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी ने जो दोहरा चरित्र अपना दिखाया है, जो दिल्ली के अंदर नीट के विरोध में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर अलोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया और जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली में किया, आज तक कांग्रेस ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने रांची के जो विद्यार्थी और अमरण अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, पेपर लीक के मामले को लेकर के बैठे हैं, नौकरियों के मामले को लेकर के बैठे हैं, उनके साथ एक भी शब्द हमदर्दी का नहीं बोला, उनके साथ आंदोलन में आने की तो बात दूर रही। यानी कांग्रेस केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और एनडीए के खिलाफ खड़ी थी और इंडी की सरकार के खिलाफ नहीं है, विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है। ये बात पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के दोहरे चरित्र की निंदा करती है। इसी प्रकार से
15 दिन से देश की संसद को चलने नहीं दिया। पहले कहा कि मंत्री जी रिजाइन करेंगे तो संसद चलेगी, मंत्री जी ने भी रिजाइन कर दिया, फिर भी संसद नहीं चली। नीट के ऊपर चर्चा हो गई, चर्चा के बाद भी संसद नहीं चली। अर्थात सीधा सीधा माननीय राहुल गांधी जी का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से अराजकता होनी चाहिए, किसी भी तरह से, और देश के अंदर स्थिरता नहीं आनी चाहिए। जब FCRA का बिल आया, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत थी। विदेशों से आने वाले धन को नियंत्रित किया जाना चाहिए, वो देशद्रोह के लिए तो नहीं खर्च हो रहा, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसमें भी। और श्री राहुल गांधी जी और बाकी लोगों ने अड़चने अड़ाई और उसके खिलाफ खड़े हुए, ये भी निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून पहाड़ों के साथ साथ आम जनजीवन और सरकारी ढांचे के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क, बिजली और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सड़क हादसों में 98 लोगों की जान गई है। इस तरह मानसून अवधि में आपदा और सड़क दुर्घटनाओं को मिलाकर कुल 173 मौतें दर्ज की गई है। मानसून की मार से प्रदेश को आर्थिक स्तर पर भी भारी नुकसान पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मानसून सीजन के दौरान अब तक 93,663.41 लाख रुपए यानी करीब 936.63 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। इसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों, कृषि, बागवानी, लोक निर्माण, जल शक्ति और बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्य पालन और ग्रामीण एवं शहरी विकास से संबंधित नुकसान शामिल है। बारिश और भूस्खलन का असर 13 अगस्त की सुबह भी देखने को मिला। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 200 सड़कें बंद थी। हालांकि एक दिन पहले शाम को बंद सड़कों की संख्या 209 थी, जो घटकर 200 हुई है। लेकिन कई जिलों में यातायात व्यवस्था अभी भी प्रभावित है। सड़क बंद होने के मामले में मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां 64 सड़कें बंद थी। इसके बाद कुल्लू में 60, शिमला में 32 और चंबा में 24 सड़कें बंद रही। इसके अलावा लाहौल स्पीति में 3, किन्नौर में 2 और ऊना में 4 सड़कें प्रभावित हुई। लगातार बंद हो रही सड़कों के कारण ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क बाधित होने से लोगों को दैनिक जरूरतों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवाजाही में दिक्कतें आ रही है। कुल्लू जिला भी मानसून की मार से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले में 60 सड़कें बंद होने की सूचना है। इनमें बंजार उपमंडल की 19, कुल्लू की 23, आनी की 8 और निर्मल की 10 सड़कें शामिल है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और नालों में पानी का स्तर बढ़ने से सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के बंद होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी जिले में कुल 64 सड़कें बंद है। इनमें अकेले सराज उपमंडल की 41 सड़कें प्रभावित बताई गई है। इससे क्षेत्र में सड़क संपर्क व्यवस्था पर बारिश के गंभीर असर का अंदाजा लगाया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में मानसून के प्रकोप से अछूती नहीं रही है। 13 अगस्त की सुबह तक जिले में 32 सड़कें बंद थी। इनमें रामपुर क्षेत्र की 15, जुब्बल की 11 और कोटखाई की 2 सड़कें शामिल है। जिले के अन्य हिस्सों में भी सड़कें प्रभावित हुई है। चंबा जिले में भी मानसून का असर व्यापक रहा। जिले में 24 सड़कें बंद रही। इसके अलावा चंबा, भरमौर और अन्य उपमंडलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। जिले की 13 पेयजल योजनाएं भी बाधित रही। मानसून के दौरान लगातार सामने आ रही घटनाओं ने प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कुल मिलाकर हिमाचल में इस मानसून सीजन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 173 लोगों की मौत और 936 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान राज्य पर मानसून की भयानक मार को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के
विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद पेंशनर्स में उम्मीद जगी है। शिमला के फूड कॉर्नर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पेंशनर्स के प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि बिलासपुर दौरे के दौरान पेंशनर के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने विभिन्न मांगों और समस्याओं को उनके समक्ष रखा। आत्मा राम ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने पेंशनर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से प्रदेश भर के पेंशनर्स आश्वस्त है और उन्हें विश्वास है कि सरकार उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते आए हैं और अब मुख्यमंत्री की ओर से मिले आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि इन मुद्दों का समाधान जल्द होगा। आत्मा राम ने कहा कि पेंशनर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर पूरा विश्वास रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री अपने कथन पर खरे उतरेंगे और पेंशनर से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान प्रदेश के विकास और सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनके जायज मांगों और समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी है। प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि 15 अगस्त के अवसर पर पेंशनर्स की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार की ओर से पेंशनर्स के हित में कोई महत्वपूर्ण घोषणा या निर्णय लिया जाता है तो इससे प्रदेश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। आज यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष के नाते आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय में हुई थी। उसमें हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पेंशनर्स के नेता थे, स्टेट बॉडी के और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, वो वहाँ उपस्थित थे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमारे जो मेन मुद्दे थे पेंशनर के, उनके बारे में वहाँ डिस्कशन हुई। और एक मुद्दा जो सबसे बड़ा पेंशनर का इस टाइम है, वो जो पेंशनर जनवरी 2016 और जनवरी 2022 के बीच की सेवानिवृत्ति हुई है, उनका बहुत बड़ा अमाउंट सरकार के पास पेंडिंग है। ग्रेजुटी है, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस है, 6th पे कमीशन के एरियर का डिफरेंस है। तो इस तरह ये जो बात थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उस टाइम हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं जो वित्त विभाग के अधिकारी है, सेक्रेटरी फाइनेंस और जो दूसरे अधिकारी है, उनसे मैं वार्ता करूंगा और उसके बाद मैं आने वाले दिनों में जो आपकी डिमांड है कुछ ना कुछ मैं अवश्य दूंगा। तो हमने वहाँ दूसरी मांग ये भी की थी कि जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप हमारे को डीए भी ज़रूर दें। और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का हम यह धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने जो पेंशनर हमारे 80 से ऊपर है, 75 से ऊपर है या 65 और 70 के बीच के भी जो प्री 2016 से पहले के रिटायरी है, उनका जो भी ड्यू था 6th पे कमीशन का वो दे दिया है। और इसके अलावा क्लास 4 जितने भी हमारे थे उनको, चाहे वो जनवरी 16 और 22 के बीच भी है, उनका सारा ड्यू दे दिया। इसके अलावा बहुत सारा पेंडिंग, हमारे मेडिकल के बिल वहाँ पेंडिंग पड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री ने पेंशनर के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए कोई 205 करोड़ रुपया दिया है। उसमें हमारे पेंशनर के मैक्सिमम बिल क्लियर हो गए हैं। पर फील्ड में कुछ एक जो डीडीओ है, वो फील्ड के जो हमारे पेंशनर हैं उनको मेडिकल के बिल नहीं दे रहे। और आपके माध्यम से भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सारे बिल आप क्लियर करें। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से भी 11 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आई है कि जितना भी आपको मेडिकल का बिल के लिए पैसा चाहिए वो हमारे को आप जो है यहाँ भेजिए उसकी डिटेल और हम आपको पैसा देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से डीडीओ को कि जितने भी मेडिकल के बिल है सरकार पैसा दे रही है, पर इसमें कुछ एक अधिकारी जो फील्ड में है वो आनाकानी कर रहे हैं। पर मैं ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जितने भी मेडिकल के बिल है वो क्लियर हो। और इसी उपलक्ष्य में पिछले कल 12 अगस्त को
हमारा जो एक पेंशनर जॉइंट फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है हुक्म सिंह ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में बिलासपुर में माननीय मुख्यमंत्री से मिला, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पिछले कल बिलासपुर के दौरे पे थे। वहाँ जिला बिलासपुर के प्रधान जगदीश दिनेश जी और महामंत्री जो है उनके दीवान की अध्यक्षता में, और वहाँ भी यही बात हुई। उन्होंने एक 3 सूत्रीय मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री को दिया, जिसमें ये बात की थी उन्होंने भी कि जो 21 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था कि मैं सेक्रेटरी फाइनेंस से मिलके इस बार 15 अगस्त को कुछ ना कुछ पेंशनर को दूंगा। हमारी डिमांड तो ये है कि आप 50% जो है 16 और 22 के बीच के पेंशनर है उनको दिया जाए, पर फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है और खास करके वो ग्रुप जो 2016 और 22 के बीच रिटायर हुए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ जरूर तोहफा देंगे। और इसके अलावा जो हमारे मेडिकल के जो हमारे बिल जो है अभी फील्ड में पेंडिंग है, उनको भी जरूर देंगे। और एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक डीए की किस्त भी माननीय मुख्यमंत्री जरूर उसकी घोषणा करेंगे। इन सब बातों के मद्देनज़र आज मैं जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को जो आपकी हमारे से कमिटमेंट हुई है 21 जुलाई को सेक्रेटेरिएट में, जब हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था, उसको हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस 15 अगस्त को उसको अवश्य पूरी करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो ये 43,000 के करीब ये पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच है, इनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ तोहफा देंगे। जहाँ तक आश्वासन की बात नहीं है, जहाँ तक मेडिकल बिल की बात आप कर रहे हैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 165 करोड़ या 155 करोड़ पेंशनर के लिए और 50 करोड़ शायद 155 करोड़ पेंशनर के लिए, 50 करोड़ एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल बिल के लिए उसके ऑर्डर हो चुके हैं और वो पैसा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चला गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो डीडीओज अभी फील्ड में है वो भी जितने मेडिकल बिल है पेंशनर के वो क्लियर करेंगे। देश के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी शिमला में तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को रिज मैदान पर परेड का अभ्यास भी किया गया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा एवं स्वयंसेवी संगठनों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड अभ्यास के दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवानों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड की महिला एवं पुरुष टुकड़ियों ने तथा एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों ने पूरे अनुशासन और उत्साह के साथ मार्च पास्ट की रिहर्सल की। जवानों और प्रतिभागियों ने निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कदमताल करते हुए परेड की विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास किया। रिहर्सल के दौरान रिज मैदान पर देशभक्ति और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। परेड में शामिल जवानों ने एक साथ कदम मिलाकर मार्च पास्ट का अभ्यास किया। अधिकारियों की निगरानी में टुकड़ियों ने परेड की विभिन्न प्रक्रियाओं को दोहराया ताकि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान कार्यक्रम को पूरी गरिमा और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाया जा सके। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर तैयारियां भी की जा रही है। समारोह में शामिल होने वाली टुकड़ियों के परेड अभ्यास के अलावा रिज मैदान पर अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। संबंधित विभागों को समारोह के दौरान सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 15 अगस्त को होने वाले समारोह में परेड प्रमुख आकर्षणों में से एक रहेगी। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियां मार्च पास्ट के माध्यम से अनुशासन और देशभक्ति का संदेश देगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर शिमला शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही है। रिज मैदान और इसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अभ्यास में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की भागीदारी भी इसी व्यवस्था का हिस्सा रहेगी। प्रशासन का प्रयास है कि समारोह के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। Oh!
हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के आंतरिक संगठनात्मक चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। संगठन की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अधिक छात्र छात्राओं को एनएसयूआई से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन के अनुसार आंतरिक चुनाव प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी। सदस्यता अभियान के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता विभिन्न शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर संगठन की विचारधारा, गतिविधियों और संगठनात्मक कार्य प्रणाली की जानकारी दे रहे हैं। अभियान का उद्देश्य अधिक विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ना और उन्हें संगठनात्मक लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर प्रदान करवाना है। हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के आंतरिक संगठनात्मक चुनावों के बीआरओ राकेश बैरवा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठनात्मक चुनाव 24 अगस्त से शुरू होंगे और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का प्रयास है कि संगठन के आंतरिक चुनाव निःशुल्क, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया को तय नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को संगठन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिल सके। उनके हेडक्वार्टर्स पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और छात्रों से मिलेंगे भी, और जो एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बात करेंगे, जिससे कि जो हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई से जुड़े हुए हजारों छात्र छात्राएं हैं जो इस चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके सहयोग के लिए और इस लोकतांत्रिक और संगठनात्मक चुनाव से जुड़ने से कोई भी छात्र छात्रा वंचित ना रहे, इसके लिए वो छात्रों के बीच में बने रहेंगे। एक दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एनएसयूआई इंडिया के द्वारा निर्धारित सभी नियमों के अनुसार की गई है, और आगे भी जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उसके द्वारा निर्धारित सभी नियमों के आधार पर की जाएगी। और हम ये पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे, जिससे कि छात्र, जो हजारों छात्राएं इस चुनाव में भाग लेंगे, उनके भविष्य के साथ जो हमारे प्रदेश का और देश का जो भविष्य जुड़ा हुआ है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके लिए ये मौका है कि इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में वो भाग लें, और एनएसयूआई के सभी छात्र छात्राओं से जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि वो इस संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े और एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने। यह आपके लिए मौका है प्रदेश और देश के संगठनात्मक और चुनाव प्रक्रियाओं से रूबरू होने का। और मेरे साथ हमारे शहर अध्यक्ष मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो 2 लाइन में धन्यवाद ज्ञापित करें। बिल्कुल, जिस तरह अखिल जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में एनएसयूआई के चुनाव चल रहे हैं, और जो छात्र हैं वो हमारा भविष्य है, और छात्र राजनीति से जुड़ता है तो वो एक बुनियादी तौर से वो एक लीडर जो है उभर के आता है। तो मेरा आप लोगों के सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इसमें, मतलब अधिक से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, एनएसयूआई को ज्वाइन करें, और जो ये चुनाव है इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आने वाले समय में वो अपने संगठन की और अपने देश की सेवा कर सकें। प्रक्रिया 24 अगस्त से हमने नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की, जो 31 तारीख तक चली, और 9 अगस्त को हमने सभी नॉमिनेशन घोषित कर दिए। और ये फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। फर्स्ट फेज में जो सभी जो कॉलेज हैं जो एम्पेनल्ड हैं हमारे इस चुनाव प्रक्रिया में, उनके जो छात्र 11 लोगों की हमारी एक कमेटी बनेगी, और नॉमिनेशंस अपने जो अध्यक्ष है, जो कॉलेज अध्यक्ष है, उनके जो लिए हमने मांगे हैं। और जो कॉलेज के जो अध्यक्ष बन के आएंगे, वो फर्स्ट फेज का ये इलेक्शन है। इसके बाद सेकंड फेज का होगा, जिसमें कि जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा।
क्या ये पूरी चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होगी निगरानी है? सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी CA, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी NSUI। तो पहली हमारी जो प्रेस वार्ता यहाँ की गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी के साथ में, हमारे तीनों जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर हैं, आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय निशांत मंडल जी, वो भी यहाँ मौजूद थे। पिछले जब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो हमने यहाँ और प्रेस वार्ता की थी जिसमें सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर के शास्त्री जी और मैं मौजूद था। और कोई आप चुनाव से संबंधित से पूछना चाहें? राकेश बैरवा नाम है? जी, मैं राकेश बैरवा हूँ और मैं PRO हूँ पूरे हिमाचल NSUI संगठनात्मक NSUI चुनाव। NSUI इस चुनाव से क्या संदेश देना चाहते हैं? NSUI इस चुनाव से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक संगठन जो NSUI जो है वो ये मौका छात्रों को देना चाहता है। छात्रों अधिक से अधिक जो इस संगठन से जुड़े हुए छात्रों तक पहुंच के उनको ये बताना चाहता है, उनको ये संदेश देना चाहता है कि यह आपके लिए मौका है प्रदेश और देश और आगे आने वाली जो आपके भविष्य में जो राजनीति का आप सामना करोगे उसके लिए ये बेहतर मौका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिससे कि आप आगे आने वाले समय में राजनीति जो आप देखोगे उसको आप रूबरू हो सकते हो। आप स्वयं इस निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होकर आप उन सभी चीजों का अनुभव कर सकते हैं।